चंपावत दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। बनबसा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का किया भव्य स्वागत। धामी ने जताया आभार और अभिनंदन। चक्राता के लोखंडी में करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई जान। देहरादून नगर निगम स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने में जुटा। लंबे समय से मिल रही थी निगम को शिकायतें। अब 26 की जगह 40 टीमें काम में जुटी। महिला दारोगा ने कांस्टेबल पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। डीजीपी के निर्देशों पर एसएसपी ने लिया मामले का संज्ञान। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने ठुली गार्ड में मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि 93 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके पूरे प्रयास किए गए। सीएम ने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि मेला सिर्फ 3 महीने नहीं बल्कि पूरे वर्ष चले, जिसमें देश के हर कोने से श्रद्धालु आएं और मां पूर्णागिरी के दर्शन करें। इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा सभी अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और अधिकारियों से मेले में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। सीएम धामी ने कहा कि चंपावत जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, ताकि मां पूर्णागिरी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कर सके। आने वाले सभी भक्तगण ठीक प्रकार से मां के दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने। वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजू का स्थान हो, गोल बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़कोची मैया का स्थान है, बयानधुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है। ऐसे स्थानों की भी यात्रा लोग करें। रीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। और मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई क्षेत्र स्थित अपने पैतृक आवास में पहुंचकर अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया और होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की और मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी स्थानीय लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य में भी भाग लिया और होलियारों के साथ होली खेलने का आनंद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को होली पर्व और फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली हमारी संस्कृति का एक सौहार्दपूर्ण पर्व है, जो हमारी संस्कृति में छुपे सौहार्द और एकता को पारदर्शित करता है। लोगों से मिलने का त्यौहार है और आपस में प्रेम, स्नेह, भाईचारा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। इसमें हम सब लोग अपने गिले शिकवे भूलकर आगे के काम करते हैं, आगे बढ़ने की एक नए उत्सव के साथ शुरुआत करते हैं। बसंत की ऋतु जिस प्रकार से नई प्रकृति का सृजन करती है, उसी प्रकार होली हमको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए करती है। आज होली भी है और होली के साथ साथ आज हमारा लोक पर्व फूलदेई भी है। तो मैं होली की भी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ सबको और फूलदेई पर्व
बहुत शुभकामनाएं जताते हैं कि हमारी पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है जो हमको ऋतु परिवर्तन और एक सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे पृथ्वी पर एक और तेज गति से बढ़ने लगता है, अच्छी धूप आने लगती है, पहाड़ों में बर्फ पिघलने लगती है, नई के आते हैं ये त्योहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां बनबसा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार और अभिनंदन किया। इसके साथ ही सीएम ने टनकपुर में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। 15 जून तक मां पूर्णागिरि धाम मेला चलेगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल भेजे हुए हैं। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की जरूरत है। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े, और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है, जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा करने वाले महकमे में ही महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। महिला दारोगा ने अपने अधीनस्थ एक कांस्टेबल पर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पटेल नगर कोतवाली में केस दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। डीजीपी के निर्देशों पर देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करवा दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए, इस महिला उप निरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उसको तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई, और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज होती है इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। चक्राता के लोखंडी के पास बुंदेल रोड पर एक कार 900 मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने थाना चक्राता में कार गिरने की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर कार सवारों को बाहर निकाला। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो चक्राता में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक कार 900 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हरिद्वार के ग्राम अनेकी हेतमपुर के प्रधान और उसके चचेरे भाई पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंग लोगों ने पहले मुजफ्फरनगर के बरला छपार में गई बारात के दौरान जानलेवा हमला किया। फिर हरिद्वार में गांव पहुंचने पर फिर से उन पर टूट पड़े। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो अनेकी के हेतमपुर
का ये पूरा मामला है। जी मेरा बेटा कोई ग्राम प्रधान है अभी, वो बारात में गए थे परसों, और वहाँ पे कुछ लोग गांव के गए थे, 15-16 आदमी, और 15-16 बुलाए वहाँ से मुजफ्फरनगर से, और मेरे बेटे के साथ में वहाँ ये 5 लोग थे। 5 लोग इन्होंने 25 लोगों ने पिटाया, वहाँ घायल किया। उसके बाद गाँव में आकर फिर यहाँ घायल किया और जब जानलेवा हमला किया। बेटा जीडी में भर्ती हुआ, यहाँ से रेफर उन्होंने जोड़लाट के लिए कर दिया। और इन्हें अभी भी हमारे पीछे जो है ना ट्रैक्टर लेके भाग रहे पलटू के लड़के, ट्रैक्टर लेके मेरे टोले पहुंचे। 5 लोग ही हैं, उनकी वीडियो भी है हमारे पास में। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर इन पर हमला किया, धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें कुछ लड़कों ने हाथ में पाठल भी ले रखी है। वहां से ये निकले, इनके ऊपर हमला किया और ये बहुत बुरी तरीके से इनके साथ मारपीट की। उनके जो मतलब चोट की जो फोटोज हैं वो भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। उसके तहत ये वहां से निकले। उसके बाद उन्होंने इनके पीछे गाड़ी लगाई अपनी और दोबारा मारने के लिए। फिर ये वहां से निकले, ये गांव में आकर इनके पंकज के लड़के ने टक्कर मारी गाड़ी में। गांव से एक बारात में जा रखे थे, तो वहाँ पे हम जैसे एक बार तो हम बीच में नाच रहे थे वैसे ही, तो पंकज नाम का एक लड़का है हमारे गांव का ना, पंकज सनोप रामदास, तो उसने पहले धक्का दे दिया हमें। तो वहाँ हमने छूट छुटा गया और हमने बोला कि यहाँ चल दे, मतलब यहाँ लड़ाई का माहौल हो गया ऐसा ना। तो वहाँ से मुझे पलटू का लड़का है पुज्जू शुभम कुमार, उसने बोला कि यहाँ लड़ाई होगी, तुम चले जाओ यहाँ से। तो जैसे हम वहाँ से निकले तो वो लोग पहले आगे जाके हमारे से पहले खड़े हो गए। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से हम जान बचा के भागे। सबकी चोट आ रखी है, हमारे जितने भी लड़के थे हमारे साथ ना। और हम जैसे गाँव आए तो यहाँ गाँव में आगे उन्होंने लड़ाई करी, ये मामला है। हाँ, ये प्रधान जी को जान से मारने का इरादा था। अगर हम बीच में ना बढ़ते तो प्रधान जी को जान से मारने का इरादा था। 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बता दें कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदार की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका हुआ मिला। 30 वर्षीय अर्जुन सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। वहीं 2 दिन की कार्यालय में भी छुट्टी थी। परिजनों ने उसकी जब तलाश की, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला और अब जो शव है वो कार्यालय में फंदे पर लटका मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये सारे में ढूंढते फिरे, हम सासू बहू थे दोनों। हम क्या करते, 2 छोटे बच्चे थे, किसी ने हमारी फरियाद नहीं ली। हम सारे में फिर हम रिपोर्ट भी कल परसों के करने को फिर रहे। दफ्तर वालों ने मना कर दी कि अभी ना करो, कहता वो वापस आ जाए, फिर उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। ये ड्रापा में दे दिया, कभी वो वापस आ जाए, वो बाजी फेरी कर देता इस तरह। तो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा, उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस का। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध हैं। साथ ही बताया कि टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स और टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन के साथ बैठक की जा रही है ताकि तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट
क्या करें क्या ना करें उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शासकीय आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ लोक पर्व फूलदेई का त्योहार मनाया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय वेशभूषा में सजे सवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ फूलदेई का त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय वेशभूषा में सजे सवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। ईश्वर से सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है बल्कि हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को सम्मान देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। बता दें कि ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने और बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विकासनगर के बादमावाला में होली की शांति को अज्ञात शरारती तत्वों ने भंग किया। रेस्टोरेंट में आग की घटना को अंजाम दिया गया। आग लगने से रेस्टोरेंट पूरी तरह से राख हो गया। हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही होली की शांति उस वक्त भंग हो गई जब कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने एक रेस्टोरेंट में आग लगा दी। घटना विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के बादमावाला की है। आपको बता दें, इस दौरान रेस्टोरेंट में आग का विकराल रूप देखने को मिला। देखते ही देखते भीषण आग ने पूरे रेस्टोरेंट को राख कर दिया। आग लगने से रेस्टोरेंट में रखा कीमती सामान तो जला ही, वहां खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई जिससे बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने से रेस्टोरेंट स्वामी का भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग द्वारा सूबे के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों के आसपास बर्फबारी होने की संभावना जताई है। ये पूर्वानुमान सीमांत जनपद चमोली में सटीक साबित हो रहा है। बता दें कि चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों बद्रीनाथ धाम, लोकपाल घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चिनाब वैली से लेकर कुंवारी पास, अलकनंदा घाटी और धौली गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हुआ है। विंटर डेस्टिनेशन औली में एक बार फिर सुबह से ही बर्फबारी हुई। साथ ही जोशीमठ क्षेत्र के निचले इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की बौछार पड़ रही है। आलम यह है कि हिम क्रीड़ा स्थली औली के लिए 8 किलोमीटर से आगे बर्फबारी के चलते जोशीमठ औली मोटर मार्ग वाहनों के लिए बाधित हो गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद में होली बहुत धूमधाम और शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज भी अदा की गई। होली और जुमे दोनों को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई। किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, इसके लिए लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। बहादुराबाद के ग्राम प्रधान नीरज चौहान का कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने सक्रियता दिखाई और जगह जगह तैनात रहे। जुमे की नमाज के बाद नीरज प्रधान ने फूलों की वर्षा की। एसएसपी प्रमेंद्र ढोवाल ने बहादुराबाद की जनता का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि जनता बहुत समझदार है। जिस तरह से जनता ने लगातार अपील की थी, उन्होंने पूरा सहयोग किया। हमारे ग्राम प्रधान नीरज चौहान जी की तरफ से भाईचारे का बहुत ही बेहतरीन मिसाल कायम करी इन्होंने, और जुमे के बाद हुई है और इन्होंने अपने मिसाल कायम किया हिंदुस्तान के लिए कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का कितना बड़ा भाईचारा है। प्रशासन मौजूद था, हमारे ग्राम प्रधान मौजूद थे यहाँ पर, जिन्होंने खुद यहाँ पर भाईचारे का मिसाल को जो बढ़ाया आगे। और उसके बाद ये संदेश गया है पूरे समाज के लिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई बन के रहते हैं। माह रमजान का दूसरा जुमा
तमाम ही हमारे मुसलमान भाइयों ने निहायत ही खुशी के साथ अदा किया। फिर जैसे ही नमाज से फारिग होकर और अपनी अपनी दुआओं से फारिग होकर मस्जिद से बाहर निकले तो जनाब ग्राम प्रधान नीरज चौहान साहब की जानिब से तमाम नमाजियों पर फूलों की बरसात हुई। लेकिन ये प्रधान जी नीरज चौहान साहब का पहला कदम है कि उन्होंने तमाम नमाजियों के ऊपर फूलों की बरसात की, जिससे तमाम नमाजी हजरात जो है वो खुशी से झूमते हुए नजर आए। आज होली का त्योहार था और रमजान का दूसरा जुमा भी था, इसलिए आज भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए सभी नमाजियों पर फूलों की वर्षा की गई, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में अवैध निर्माणों और अवैध प्लाटिंग कॉलोनियों के खिलाफ एचआरडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एचआरडीए ने जियापोता क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। दोनों प्लाटिंग कॉलोनियों अवैध तरीके से विकसित की जा रही थी। वहीं अवैध कॉलोनियों में कई लोगों ने निवेश भी किया, जिनके लाखों रुपए अब यहां फंस गए हैं। इस कॉलोनी को लेकर नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से अब ये निगरानी की जा रही है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए बताया कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए यह पहल की गई, जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी। वहीं सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है। और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, जो छात्र हैं, इस उम्र में जो छात्र हैं, तमाम तरह की चीज़ें नोटिस में आती हैं, कई चीज़ें हमसे छिपी रह जाती हैं। अब हमने सभी जगह कह दिया कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो उन्हें भी मालूम है कि मुख्यालय स्तर से भी उनको देखा जा रहा है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। तो मेरा मानना है कि इससे छात्रावासों में पठन पाठन और शिक्षणेतर कार्यों में बढ़ावा मिलेगा और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उसमें जो है इसका ह्रास आएगा। ये हमारा उद्देश्य। दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम ने स्वयं इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थीं, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया। योजना के अनुरूप लाइनमैन, कोर टीम के मोबाइल नंबर और नाम हर वार्ड में चस्पा किए जाएंगे। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क किया जा सकेगा। साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत की जा सकेगी। लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें।
आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की सिडकुल रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज गति से हरिद्वार की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खंभे से टकरा गई। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।